नमस्कार। आज हमारे पास 19 जनवरी 2026 के एक अखबार से कुछ सुर्खियां हैं और मतलब ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये एक बड़ी तस्वीर की तरफ इशारा कर रही हैं। एक तरफ पुराने गठबंधन वो टूट रहे हैं। और दूसरी तरफ नई साझेदारियां बन रही हैं। बिल्कुल। तो आज हम देखेंगे कि कैसे अमेरिका और यूरोप ग्रीनलैंड को लेकर आमने सामने हैं। भारत जर्मनी के रिश्ते एक नई उड़ान भर रहे हैं और इन सब के बीच भारत अपनी अंदरूनी चुनौतियों से, जैसे शिक्षा और भ्रष्टाचार, उनसे कैसे निपट रहा है। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। हम शुरू करते हैं एक ऐसी खबर से जहां जमीन का एक टुकड़ा वो पुराने दोस्तों को दुश्मन बनाने पर तुला है। हाँ। खबर यह है कि ट्रंप प्रशासन ने डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस समेत 8 बड़े यूरोपीय देशों पर 10% का टैरिफ लगाने की धमकी दी है। और ये बढ़ेगा भी। हाँ, जो जल्दी 25% तक बढ़ सकता है। और वजह बस इतनी नहीं कि अमेरिका चाहता है कि डेनमार्क उसे ग्रीनलैंड बेच दे या किसी तरह का नियंत्रण दे दे। और देखिए, ये मांग कोई नई नहीं है, लेकिन इस बार तरीका बहुत आक्रामक है। हाँ, अखबार इसे रियल एस्टेट डीलर की मानसिकता कहता है। और ये बात सिर्फ ग्रीनलैंड तक ही नहीं है। अभी हाल ही में अमेरिकी सैनिकों ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को जिस तरह से किडनैप किया, और फिर क्यूबा, मेक्सिको और ईरान को भी धमकियां दी गईं। हाँ, तो ये दिखाता है कि अमेरिकी विदेश नीति अब कूटनीति से ज्यादा मतलब जबरदस्ती पर चल रही है। लेकिन ग्रीनलैंड ही क्यों? मेरा मतलब ये तो सिर्फ बर्फ से ढका एक बहुत बड़ा द्वीप ही है। इसके लिए अमेरिका अपने सबसे पुराने साथियों यूरोप से रिश्ते खराब करने को क्यों तैयार है? असल में यही तो सबसे फैसिनेटिंग बात है। ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है। अच्छा, ग्रीनलैंड की जो लोकेशन है आर्कटिक में, वो इसे अमेरिका के लिए एक बहुत जरूरी रणनीतिक चौकी बनाती है। जैसे जैसे आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, वहां से नए शिपिंग रूट्स खुल रहे हैं। और जो भी इस रूट को कंट्रोल करेगा, वो भविष्य के व्यापार पर राज करेगा। और साथ ही वहां दुर्लभ खनिजों का मतलब रेयर अर्थ मिनरल्स का इतना बड़ा भंडार है जो भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी है। बिल्कुल, इलेक्ट्रिक कार से लेकर स्मार्टफोन तक। तो ये सिर्फ एक रियल एस्टेट डील नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल शतरंज की चाल है, जिसमें रूस और चीन को भी मात देने की कोशिश है। एकदम सही। अच्छा, तो ये मामला सिर्फ जमीन से ज्यादा भविष्य की ताकत का है। तो फिर यूरोप क्या कर रहा है? क्या वो बस हाथ पे हाथ धरे बैठा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन ने इसे अस्वीकार्य कहा है। और यूके के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने पूरी तरह से गलत बताया है। हाँ, पर बात सिर्फ बयानों तक नहीं रुकी है। यूरोपीय देशों ने मिलकर ग्रीनलैंड में एक टोही मिशन, हाँ, उसके नाम पर कुछ सैनिक भेजे हैं। कहने को तो ये सैन्य अभ्यास है, लेकिन असल में ये अमेरिका को एक साफ संदेश है कि ग्रीनलैंड अकेला नहीं है। बिल्कुल, और उनके पास एक आर्थिक हथियार भी है, एंटी कोअर्शन इंस्ट्रूमेंट। ये सुनने में तो काफी भारी भरकम लगता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है जैसे को तैसा। अच्छा। अगर अमेरिका यूरोपीय सामान पर टैरिफ लगाता है, तो यूरोप भी इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके यूरोप में काम कर रही बड़ी अमेरिकी टेक कंपनियों के, जैसे गूगल, अमेज़न, एप्पल, हाँ, उनके कारोबार पर पाबंदियां लगा सकता है। ये एक तरह का काउंटर अटैक है जो अमेरिका को आर्थिक रूप से चोट पहुंचा सकता है। तो मतलब अटलांटिक के दोनों पार एक ट्रेड वॉर छिड़ सकती है। बिल्कुल। इसका असर तो फिर नीटो जैसे सैन्य गठबंधनों पर भी पड़ेगा, जो दशकों से पश्चिमी दुनिया की सुरक्षा की गारंटी रहा है। बिल्कुल। लेख का निष्कर्ष यही है कि इस टकराव से वो जो ट्रांस अटलांटिक दरार है, वो और गहरी होगी और उसे भरने में सालों लग जाएंगे। नेटो कमजोर होगा और इसका सीधा फायदा किसे मिलेगा? रूस को। हाँ, सोचिए, एक तरफ यूक्रेन पूर्वी मोर्चे पर रूस की आक्रामकता का सामना कर रहा है, उसे नेटो की मदद की सख्त जरूरत है। और दूसरी तरफ नेटो के सबसे बड़े सदस्य आपस में ही लड़ रहे हैं। तो ये संकट सिर्फ व्यापार तक नहीं रहेगा, इसके बहुत दूरगामी भू राजनीतिक परिणाम होंगे। तो एक तरफ दुनिया में बड़ी जियोपॉलिटिकल खींचतान चल रही है, लेकिन हर देश को अपनी घरेलू चुनौतियों से भी निपटना पड़ता है। चलिए देखते हैं कि भारत में सुप्रीम कोर्ट किन बड़े मुद्दों पर ध्यान दे रहा है। पहला मामला तो बेहद संवेदनशील और दुखद है। उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों की आत्महत्या का बढ़ता हुआ ट्रेंड। हाँ, और ये एक ऐसी समस्या है जो हमारे सिस्टम की बहुत गहरी खामियों को उजागर करती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर 9 निर्देश जारी किए हैं, जिनमें से ज्यादातर तो रिकॉर्ड रखने और ट्रैकिंग के बारे में है, लेकिन 2 निर्देश वो सीधा जड़ पर चोट करते हैं। पहला, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर जैसे अहम पदों को तुरंत भरना, और दूसरा,
सभी खाली पड़े फैकल्टी पदों को भरना। बिल्कुल। मतलब कोर्ट का मानना है कि इन आत्महत्याओं का एक बड़ा कारण संस्थानों में सपोर्ट सिस्टम की कमी है। बिल्कुल। लेख में यही बताया गया है कि पिछले कुछ दशकों में निजीकरण की वजह से कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज की संख्या तो बढ़ गई, लेकिन गुणवत्ता का क्या? हाँ, गुणवत्ता का क्या? ये एक रेस बन गई है जहां संस्थानों की गिनती तो हो रही है, पर छात्रों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। छात्रों पर पढ़ाई का, नौकरी का और कई बार तो फीस चुकाने का इतना ज्यादा दबाव है। और जब उन्हें मदद की जरूरत होती है तो मदद करने के लिए प्रोफेसर ही नहीं होते। कई सरकारी विश्वविद्यालयों में 50% तक पद खाली हैं। 50%? हाँ, ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति है। लेख में मद्रास विश्वविद्यालय का एक उदाहरण भी दिया गया है, जो तमिलनाडु में है। जी। और ये वही राज्य है जो उच्च शिक्षा में देश में सबसे आगे है। ये सुन के तो और भी हैरानी होती है। जब मैं मद्रास विश्वविद्यालय जैसे संस्थान के बारे में पढ़ती हूँ तो वाकई दुख होता है। सोचिए, एक जमाने में ये कितनी बड़ी संस्था थी, रिसर्च का हब थी। और आज क्या हालत है? अखबार के मुताबिक पिछले 10 साल में वहां कोई नई भर्ती नहीं हुई है। 10 साल में? हाँ। आधे से ज्यादा टीचिंग पद खाली हैं। इसके जो एडवांस स्टडीज सेंटर थे वो अब अपनी परछाई मात्र रह गए हैं। और इन पदों को भरना भी कोई आसान काम नहीं है ना? क्यों? एक तरफ तो राज्यपाल और सरकार के बीच खींचतान में वाइस चांसलर की नियुक्तियां अटकी हैं। दूसरी तरफ यूजीसी की प्रक्रिया इतनी लंबी है कि एक पद भरने में ही 6 महीने से ज्यादा लग जाते हैं। अरे बाप रे! मतलब ये एक ऐसी उलझी हुई समस्या है जिसे सिर्फ एक अदालती आदेश से नहीं सुलझाया जा सकता। इसके कई पहलू हैं। ये तो हुई शिक्षा व्यवस्था की बात। अब आते हैं दूसरे बड़े कानूनी मामले पर, जो भ्रष्टाचार से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 17A पर अलग-अलग फैसला दिया है। पहले तो ये बताइए कि ये धारा 17A है क्या और इस पर इतना विवाद क्यों है? देखिए, धारा 17A एक तरह का सुरक्षा कवच है जो सरकारी अधिकारियों को दिया गया है। सुरक्षा कवच? हाँ, ये कहती है कि किसी भी लोक सेवक के खिलाफ उसके काम से जुड़े किसी भी आरोप की जांच शुरू करने से पहले सरकार से इजाजत लेना जरूरी है। अच्छा। और याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि ये तो मतलब चोर को बचाने के लिए दरवाजे पर ताला लगाने जैसा है। कौन सी सरकार अपने ही अधिकारी के खिलाफ जांच की इजाजत आसानी से देगी, है ना? ये बात तो है। लेकिन अधिकारियों को भी तो झूठे केसों से बचाने की जरूरत होती है, वरना कोई भी बड़ा फैसला लेने से डरेगा। बिल्कुल, यही इस बहस का दूसरा पहलू है। लेकिन यहाँ थोड़ा इतिहास समझना जरूरी है, क्योंकि ये लड़ाई नई नहीं है। अच्छा। पहले भी सिंगल डायरेक्टिव नाम का एक ऐसा ही नियम था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में विनीत नारायण केस में रद्द कर दिया था। कोर्ट ने साफ कहा था कि जांच एजेंसी को अपना काम करने की आजादी होनी चाहिए। फिर सरकार 2014 में DSPA एक्ट में धारा 6A ले आई, जो लगभग यही बात कहती थी। उससे भी सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी केस में असंवैधानिक करार दे दिया था। हाँ, और कोर्ट की वो लाइन आज भी याद की जाती है, आप कितने भी ऊंचे क्यों ना हो, कानून आपसे ऊपर है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट 2 बार इस तरह के सुरक्षा कवच को हटा चुका है, तो इस बार जजों की राय अलग-अलग क्यों थी? यही इस मामले का सबसे दिलचस्प पहलू है। जस्टिस BV नागारत्ना ने पुराने फैसलों का हवाला देते हुए धारा 17A को पूरी तरह असंवैधानिक माना। उन्होंने कहा कि ये भ्रष्ट लोगों को बचाता है। उनका एक बहुत मजबूत तर्क ये था कि इसमें हितों का टकराव है। सोचिए, अगर किसी मंत्रालय के अधिकारी पर आरोप है तो जांच की इजाजत भी उसी मंत्रालय का कोई बड़ा अधिकारी या मंत्री देगा। हाँ, ये तो अपने ही लोगों को बचाने जैसा हुआ। बिल्कुल। ये बात तो सही रखती है। तो फिर जस्टिस विश्वनाथन की राय अलग क्यों थी? जस्टिस विश्वनाथन ने एक अलग नजरिए से देखा। उन्होंने कहा कि इजाजत लेने की जो अवधारणा है उसमें अपने आप में कोई बुराई नहीं है, अगर इजाजत देने वाली संस्था स्वतंत्र हो। एकदम सही। जैसे सरकार की बजाय लोकपाल जैसी कोई संस्था ये फैसला ले। उन्हें चिंता थी कि अगर इस धारा को पूरी तरह से हटा दिया गया तो पॉलिसी पैरालिसिस हो सकता है। पॉलिसी पैरालिसिस मतलब ईमानदार अधिकारी जरूरी फैसले लेने से डरेंगे कि कहीं उन पर कोई झूठी शिकायत ना कर दे और उनकी जिंदगी भर की कमाई और इज्जत चली जाए। हाँ। लेकिन क्या ये पॉलिसी पैरालिसिस का डर भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने का एक बहाना नहीं बन जाता है? अक्सर यही दलील दी जाती है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही इस पूरे मामले का क्रक्स है। एक तरफ भ्रष्टाचार से लड़ने की जरूरत है और दूसरी तरफ
ईमानदार अधिकारियों को बचाने की। दोनों जजों ने इन दो अलग अलग चिंताओं को आवाज दी है। इसीलिए अब ये मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास गया है, जो इस पर अंतिम फैसले के लिए एक बड़ी बेंच बनाएंगे। हाँ, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की दिशा अब उसी बेंच के फैसले से तय होगी। तो भारत इन गहरी संस्थागत चुनौतियों से जूझ रहा है, लेकिन साथ ही ये दुनिया के मंच पर नए रास्ते भी बना रहा है। चलिए अब एक ऐसी कहानी की तरफ चलते हैं जो एक नई उम्मीद दिखाती है। भारत और जर्मनी के मजबूत होते रिश्ते। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की अहमदाबाद में पतंग उड़ाते हुए तस्वीरें वो बहुत वायरल हुई। हाँ, और भारत में जर्मनी के राजदूत ने अपने लेख में इसी पतंग को भारत जर्मनी साझेदारी का प्रतीक बताया है। अच्छा, उनकी बात बहुत दिलचस्प है। वो कहती हैं कि एक अच्छी पतंग की असली परख शांत मौसम में नहीं बल्कि तेज तूफानी हवाओं में होती है। वाह! ठीक उसी तरह भारत जर्मनी की दोस्ती भी आज की इस उथल-पुथल भरी दुनिया में, जहां व्यापार के नियम तोड़े जा रहे हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान घट रहा है, और भी मजबूत होकर उभर रही है। ये तो हुई प्रतीकों की बात जो बहुत अच्छी है, लेकिन जमीन पर इस रिश्ते में क्या खास हो रहा है? आर्थिक रूप से ये कितना महत्वपूर्ण है? ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जर्मनी और भारत आज दुनिया की तीसरी और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। ये दो आर्थिक पावर हाउस हैं। और राजदूत एक बहुत अच्छी बात कहती हैं कि कुछ ही सालों में भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, और जर्मनी उस दिन का जश्न मनाएगा। ये तो बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि ये कोई जीरो सम गेम नहीं है जहाँ एक की जीत का मतलब दूसरे की हार हो। जब भारत तरक्की करता है तो जर्मनी की कंपनियों के लिए भी नए बाजार खुलते हैं। सही बात है। चांसलर मर्ज का भी यही संदेश था कि यूरोप और भारत के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, दोनों को अगले स्तर पर ले जाएगा। और इसमें सिर्फ सरकारों और कंपनियों की ही बात नहीं है, लोगों के बीच भी जुड़ाव बढ़ रहा है। लेख में एक बहुत प्यारा किस्सा है। हाँ, वो किस्सा तो कमाल का है। चांसलर मर्ज एक युवा भारतीय महिला से मिले। उस महिला ने सिर्फ 4 महीने में जर्मन भाषा सीखी। 4 महीने में? हाँ, और चांसलर से जर्मन में ही बात की। 4 महीने में जर्मन? ये तो अविश्वसनीय है। ये दिखाता है कि सिर्फ सरकारें ही नहीं बल्कि आम लोग भी इस रिश्ते को कितनी तेजी से अपना रहे हैं। बिल्कुल, राजदूत ने भी इसी बात पर जोर दिया कि भारतीय फुर्तीले और जल्दी से अनुकूलित होने वाले होते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ट्रेंड है। जर्मनी को कुशल लोगों की जरूरत है और भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा युवा टैलेंट पूल है। इसीलिए दोनों देशों के बीच एक सुरक्षित और कानूनी माइग्रेशन पार्टनरशिप भी है। तो भविष्य की नींव 3 स्तंभों पर रखी जा रही है: एक मजबूत मुक्त व्यापार समझौता, गहरा रक्षा सहयोग और लोगों के बीच यही बढ़ता हुआ रिश्ता। तो आज की चर्चा को समेटते हैं। हमने एक तरफ अमेरिका और यूरोप के बीच दशकों पुराने रिश्ते में एक गहरी दरार देखी, जो शायद एक नए किस्म के अलगाव की शुरुआत है। हाँ, दूसरी तरफ हमने भारत और जर्मनी के बीच एक नई साझेदारी की उम्मीद देखी, जो साझा हितों पर आधारित है। और इन सब के बीच हमने भारत की अंदरूनी चुनौतियों को देखा, जहां सुप्रीम कोर्ट शिक्षा और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सिस्टम को सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है। जहां अमेरिका यूरोप की कहानी पुराने गठबंधनों के टूटने का संकेत देती है, वहीं भारत जर्मनी की कहानी दिखाती है कि इस उथल-पुथल भरी दुनिया में नई साझेदारियां बन रही हैं, साझा आर्थिक जरूरतों और रणनीतिक हितों के आधार पर बिखर रही हों। तो क्या वे राष्ट्र